ये एमरेज वाला जरा दिखाओ, एमरेज वाला, ये एमरेज है, ये देखिए ना, वहाँ ब्लॉकेज है, वो यूं है, ये एमरेज फैल गया था, खून ब्लीड करता है, फिर उस एरिया में फैल जाता है। दिस इज द एमरेज। आगे चलते हैं, और सीटी स्कैन में यूं नजर आएगा, ये वैसे उसकी पिक्चर है, स्कैन में यूं ये नजर आएगा। चले जी, सर दर्द, सर दर्द जो है ना, ये वाकई सर दर्द होता है लोगों को, क्योंकि 20-20 साल से लोगों को सर दर्द है, 30-30 साल से सर दर्द है। सर दर्द की वजूहात कई हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर रेज हुआ, सर दर्द, और अगला क्या होगा, फिर हेमरेज भी हो जाएगा, फिर स्ट्रोक भी हो जाएगा। सर दर्द, द रीजन ब्लड प्रेशर, तो हमने क्या करना है, बेलाडोना देनी है, ग्लोडाइन फौरन नीचे आना, फिर उसको ट्रीट करना है। मैं सर दर्द की कुछ आपको मेडिसिन की पिक्चर बताता हूँ कि ये सर दर्द कैसे होते हैं और किस तरह से काम करेंगे। मसलन आपके पास मरीज आता है, वो कहते हैं सर में थोड़े लग रहे हैं, आप उसकी प्रेजेंटेशन बहुत है, कोई कहेगा थोड़े लग रहे हैं, थोड़े लग रहे हैं तब भी बेलाडोना है, कोई कहेगा झटके लग रहे हैं तब भी बेलाडोना है, कोई कहेगा जी ए दर्द आया जी हो गया जी, ए आया जी हो गया, फिर भी बेलाडोना है, कंजेशन है ब्लड की, झटकेदार दर्द, और थोड़े हैमरिंग, पल्सेटिंग, यू, दिस इज द बेलाडोना, ये भी बेलाडोना, लेकिन चुप करके लेटा हुआ है, ब्रायोनिया। ब्रायोनिया का दर्द वो कहता है कि आता है, आस्ता 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 इंक्रीज होता है, और जब जाएगा भी तो आस्ता आस्ता ही जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। जलसीमियम का सर दर्द, आंखें नहीं खोलता, आंखें बंद रखता है, यूं, नो मूवमेंट, चलना नहीं, ब्रायोनिया में नहीं चलना चाहता, लेकिन ब्रायोनिया वाला आंखें इतनी नहीं बंद करता, लेकिन आंखों की मूवमेंट नहीं करेगा। वो मूवमेंट करने से, आंखों की मूवमेंट करने से, तो इसके अंदर हिम्मत नहीं होती कि आंखें खोले। ये देखो, डिफरेंशिएट करना है आपने, ये हिम्मत की वजह से जलसीम वाला नहीं आंखें खोलता, कहता है नहीं ताकत नहीं है, नहीं, वो मूवमेंट करता है तो उसका सर दर्द बढ़ जाता है। देखिए दोनों में फर्क है, जलसीमियम में और ब्रायोनिया में फर्क है। वो आंखें इसलिए नहीं हिलाता, हिला सकता है, वो आंखें हिला सकता है, लेकिन हिलाता इसलिए नहीं है कि दर्द होगा। ये कहता है कमजोरी इतनी है, मैं आंखें हिला ही नहीं सकता, ये हिला ही नहीं सकता। समझ आई है? किताबों में शायद ऐसे ना लिखा हो, ये हिला ही नहीं सकता, वो हिला सकता है लेकिन हिलाता नहीं दर्द की वजह से। क्लियर हो गया? एक में प्यास है, एक में प्यास नहीं है। यार कितने दर्द, आप ये दर्द देखें, आपने उसको बेलाडोना की नेचर समझ ली, आपने ब्रायोनिया और जलसीम, आपके मैक्सिमम सर दर्द ये कवर करेंगे, मैक्सिमम सर दर्द ये कवर करेंगी, मेरी बात याद। छोड़ दें क्लस्टर पेन है, मिग्रेन पेन है, कौन सा पेन है, ये मैक्सिमम कवरी देगा। और जलसी में ब्लड प्रेशर हाई है तभी काम करेगी, लो है तो तभी काम करेगी, टेंशन है तभी काम करेगी, फियर है तभी काम करेगी। खौफ से सर दर्द है, किसी खौफ की वजह से आपको सर दर्द हो, हमारे पास तो इतनी चलती है ना, जैसे हम तो सर दर्द ये पुड़ियां रख देना, आजकल हर बंदे को खौफ और फियर है। और डॉक्टर वो है जो वक्त के साथ नब्ज पे हाथ रखना जानता हो, सिचुएशन के अंदर खेलना जानता हो। व्हाट इज द इंटरनेशनल सिचुएशन, व्हाट इज योर कंट्री सिचुएशन,
what is your city situation, what is the family situation, all is in the fear. और ये जलसीम निकालती है। इतने सर दर्द हैं, इतने सर दर्द हैं, इतने सर दर्द हैं जलसीम के कि 100 मरीज आएगा 80 सर दर्द जलसीम के होंगे। है ना मजे की साइंस। नफ्स पे हाथ रखना है, सिचुएशन को देखना है, यही आपकी डॉक्टरी है। 400 दवाई है सर दर्द की, ये मैंने बीच में से निचोड़ा हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। औरत बाजार जाती है और शॉपिंग करके थक के आ जाती है तो सर दर्द है ऐसा। एपिफेगस आप 30 की एक डोज देंगे फिट करके लगेगी। एपिफेगस आपको दफ्तर की स्ट्रेस है, टेंशन है, आप इग्नेशिया दे दें, जलसीम देंगे। जलसीम ऐसी दवाई है कि आपको ये गीदड़ से शेर बना देती है, ये दरिया पार करा देती है, ऐसी दवाई है। इम्तिहान में बच्चा फेल होगा, जलसीम देगा पास हो जाएगा। अपीयरेंस, स्टेज फियर, मतलब खौफ। डील तो हम इमरजेंसी कर रहे हैं ना, सर दर्द, लेकिन इसके पीछे ये जितने कॉजेज हैं इसको एड्रेस करती है जलसीम। वो कंजेशन को एड्रेस करती है बेलाडोना, ये साइकोलॉजिकल एड्रेस करती है और वीकनेस को एड्रेस करती है जलसीम। बनम में एक डोज देंगे 2 मिनट में बंदा ठीक हो जाता है। अब जो यहां सर दर्द आते हैं लेफ्ट और राइट को, अक्सर कंप्लेन ये थी बाएं तरफ दा लेक्सिस, नेवर, बहुत कम मिस होने के चांसेस हैं लेक्सिस के। मिस हो जाती है तो स्पाइजेलिया दे दे। और मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों मिस हो जाती हैं। आप एक सल्फर 30 की डोज है 1 मिनट में ठीक हो जाएगा। लंबी चौड़ी डिटेल में मैंने जब बड़ी दवाइयाँ सर दर्द की, मैं आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं, ये मैक्सिमम सर दर्द में लगेगी। अब राइट साइड आ जाए, बेल लगेगी राइट साइड पे, सेंगोनेरिया लगेगी राइट साइड पे। और एक और दवाई है वो दोनों तरफ बड़ा अच्छा काम करती है जब ये सारी फेल हो जाए, प्रोनस स्पाइनोसा, प्रोनस स्पाइनोसा। प्रोनस स्पाइनोसा आप बोरक में पड़ गए ना, राइट साइड पे होगा, लेकिन ये दोनों पे लग जाती है। ये दर्द अक्सर लोग आपको कहते हैं ये दर्द नहीं जाता, यहाँ सर्द की गुद्दी में दर्द है। वैसे जो आता है ना उसका दर्द स्पाइजेलिया का, ये भी उठ के यहाँ आता है, ये उठ के आता है पर एक साइड पे आता है। यहाँ से उठ के पूरे में आएगा तो जलसीमिया में, और यहाँ ही रहेगा तो कॉकुलस है, यहाँ ही रहेगा तो कॉकुलस है, यहाँ दर्द है तो कॉकुलस है, कभी नहीं रहती। और अक्सर ये दर्द होते हैं नींद ना पूरी होने की वजह से, ये जो कॉकुलस के साथ दर्द है, नींद ना पूरी होने की वजह से। यार मुझे वो जो थोड़ी सी उसमें कुछ और कैटेगरीज भी सर दर्द की लिखी है, जरा वो जरा दिखा दे। मजा आ रहा है जी? कोई नहीं आ रहा? हमने बुखार क्लियर कर दिया, हमने सर दर्द की भी आपकी जान छुड़ानी है। अक्सर औरतों ने सर बांधे होते हैं जब हस्बैंड घर आता है ना, वो सर बांध लेती है, सिपिया वाली। अवॉइड द
हस्बैंड और सर दर्द शो होगा तो दैट इज द सिपिया। होता भी होगा लेकिन होता भी होगा लेकिन उसका जब भी खामन घर आता है उसमें सर बांध लेना होता। नहीं नहीं, मैं एक बात करता हूँ, हमने तो साइकोलॉजी भी देखनी है, लेकिन सिपिया बड़ी कमाल की दवाई है। मैं कहता हूँ बहुत कमाल की दवाई। इसने बेशुमार जो डाइवर्सी होती है ना, सिपिया बचा लेती है। ये ऐसी कमाल की दवाई है, आपकी हर दवाई कमाल की दवाई अगर आप उसको समझते हैं। ये हर दवाई सोना उगलती है। ये डॉक्टरी की दुकान नहीं, ये सुनार की दुकान बनती है। ये मेरी बात याद रखें, हर दवा सोना बनती है अगर आप उसको समझते हैं। हर दवा सोना बनती है अगर आप उसको समझते हैं। बात समझने की। कौन कौन से सर दर्द है यार, वो दिखा जरा ऊपर शुरू से हेडेक पे ले आना, जरा दोबारा टॉपिक वापस ला, जरा कोई चीज रह ना जाए। आगे चलते हैं। नहीं, हेडेक पे आओ ना, हेडेक पे आओ ना। हेडेक पे आओ ना। ये अच्छा, जो मिग्रेन है ना, मिग्रेन, अच्छा इसमें एक है क्लस्टर पेन। क्लस्टर ये है, क्लस्टर क्लस्टर पेन जो है वो ये है कि एक दर्द आता है, सर दर्द आया, वो कहते हैं दर्द पैर दर्द, पैर दर्द, पैर दर्द, पैर दर्द, मतलब खत्म हो गया फिर शुरू हो गया, खत्म हो गया फिर शुरू हो गया। दिस इज द बेलाडोना ना, खत्म हुआ फिर शुरू, खत्म हुआ फिर शुरू। दिस इज द क्लस्टर पेन है। अब ये बहुत दफा लोग आपके पास टर्मिनोलॉजी भी आके बोलते हैं, मैं थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी इसलिए डालते हैं, वो जी मुझे क्लस्टर पेन है। आप कहेंगे ये कौन सा पेन आ गया, एक नई किस्म का पेन आ गया। मिग्रेन का लोगों को पता है ना मशहूर हो गया मिग्रेन। क्लस्टर पेन, दर्द आना जाना, आना जाना, फूटता है दर्द, यूं खत्म हुआ फिर फूटता। दिस इज द क्लस्टर पेन और द एक्सीडेंट रेमेडी द बेलाडोना। इसके साथ आपका, अच्छा ये एक में ध्यान में रखें कि ये जो दर्द बहुत ज्यादा आते हैं, बार बार आते हैं, ये तो क्यों डील करें, आप ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल जरूर करें। रीअक्ररेंस हेडेक, रीअक्ररेंस हेडेक, आप ओ डॉक्टर साहब आपने दवाई दी मैं तो ठीक हो गया था, जब भी आप दवाई देते हैं मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन फिर हो जाता है। देन यू गिव ट्यूबरक्लोनियम 1 डोज, फिर जर्सीम दें, फिर बेलाडोना बनती है, आप देखें फिर काम क्लियर हो। रीअक्ररेंस, इसमें नज़ले के भी दर्द होते हैं, आपकी नेजल कंजेशन आ सकती है, नोजल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, तो ट्यूबरक्लोनियम क्लियर करती जाएगी। आगे चलते हैं यार। मिग्रेन, मिग्रेन थोड़ा सा, मिग्रेन बड़ा पॉपुलर है। मैं इसको पढ़ रहा था तो ये कबल मसीह की तारीख है मिग्रेन की। 400 कबल मसीह भी मिग्रेन का जो उन्होंने किया, उसके बाद आके जनाब इन्होंने अरिस्तो वगैरह ने और अफलातून, इन्होंने भी मिग्रेन का जिक्र किया हुआ, अगर आप इसको पढ़ें तो। मिग्रेन मिग्रेन क्या कहता है, पीरियोडिकली पेन आता है, वन साइडेड पेन आता है, और आता है एक वक्त मुकर्रर पे आता है, और पेरियोडिकली तोड़ना जो होता है ना, मैंने कहा ट्यूबर तोड़ेगी इसको, इसका साइकिल तोड़ देगी ट्यूबर, जो बार बार आता है। तारीख इसकी बड़ी पुरानी है, और ये इसकी इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लोग खाते हैं ना दूसरे सिस्टम। आप एक एक गोली ना 500 हजार रुपए की भी मिलती है मिग्रेन की। लेफ्ट साइड पे रिपीटेडली आता है तो लेक्सिसपाइजिलिया को रखें, बीच में ट्यूबरक्लोनियम ऐड कर दें। मेरी माँ को भी था, मेरे वालद को भी होता था,
कार्सिनोसन शुरू में लगा, कार्सिन ट्यूबर, केस क्लियर। हाँ आयरस वर्सिकुलर है, एपिकॉक है। ये मिग्रेन में कब काम आएगी? जब साथ वोमिटिंग हो, अक्सर इसके साथ वोमिटिंग भी होती है। तो आयरस वर्सिकुलर वोमिटिंग आएगी तो बहुत अच्छा रोके। अब सर दर्द है, और याद रखें एक और दवाई है जो सर दर्द उन लोगों को होता है जिनको जॉन्डिस होता है, और फिर ये सारी रह जाएंगी, ये मेरी बात याद रखें। फिर चुनेंथिस काम करेगी, चुनेंथिस। एपिकॉक भी, मेरे पास एक प्रिंसिपल थी एक यूनिवर्सिटी की, उसकी सॉरी किसी इंस्टीट्यूट की, तो वो जब वो आई है उनको मिग्रेन होता था, और उसकी प्रेजेंटेशन जब मैंने देखी, मेरे कमरे से इंटर हो रही है, जब आ रही है तो जैसे फिल्म आप देखते हैं ना, फिर उसको आपका मूड हो कि मैं स्लो मोशन में देखूं, तो फिर वो स्लो यूं, हर स्टेप उसका यूं था कि ये फिल्म चल रही है, यकीन माने यूं, सर हिला नहीं है, यूं सर इधर स्टैटिक, दिस इज द। और मैंने उसको पतले पिछले 20 साल से माइग्रेन की पेशेंट थी, तो सिंगल डोज ऑफ द ब्रायोनिया सिक्योर। आप इसको मामूली दवाइयां ना समझे, मैं जो 4 गिनवा रहा हूं आपको, बड़ी दवाई है। ये जो पॉलीकेस मेडिसिन है ना, ये 40-50 है, ये बला की दवाइयां हैं भाई, बला की दवाई। मेरे कई दोस्त डॉक्टर हैं, मेरा दोस्त है वो डॉक्टर, अक्सर मेरे पास आता था, पता नहीं मेरे से प्यार करता आता था, तो मैं उसके क्लिनिक पे मैं गया एक दिन, मैं तो डॉक्टर तारक दोनों थे, वो तेरी डिस्पेंसरी का कहते हैं दवाइयाँ 14 रखी हैं 30, मैं क्या 14, कहना इससे ज़्यादा डॉक्टर साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है, 14 मेडिसिन। मैं क्या और क्यों नहीं, तुम ना 1 है ना 2 से, कहता 70-80 मरीज देख लेता हूँ, ये 14 दवाइयाँ हैं सिर्फ मेरे क्लिनिक पे, और है भी सारी 30 में। हम तो कहाँ कहाँ घूमते हैं भाई, लेकिन बेस सेट करने के लिए मेरी बात याद रखें, ये जो 40-50 दवाइयाँ ना, इसको पढ़ें, और मैं आपको गाय बगाए पढ़ाता रहता हूँ, एक इसका परमानेंट फीचर है इन दवाइयों का, जैसे सडनली पीरियड बेलाडोना, इस तरह याद रखो, चुप करके लेटा है, मूवमेंट एग्रीवेशन ब्रायोनिया को याद रखो, मतलब कितना रस्ट, लेट नहीं सकता, चलता हूँ तो रस्ट। फिर ये 4 का ग्रुप आ जाता है, रस्टा, रूटा, कल्केरिया फ्लोर, रोडेंट, इस तरह से याद रखें। फास्फोरस अपनी एक बहुत मैं कहता हूँ नज़ले ज़ुकाम से लेके कैंसर तक वो ठीक करती है, दुनिया जान की पैथोलॉजी को सेट करती है। आप उसको जहन में रखें कि कल्केरिया कार्ब कितनी, हमने सैकड़ों हजारों ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट ठीक किए कल्केरिया कार्ब से, सैकड़ों बच्चे माजूर भाई फीचर क्या, पाँव ठंडे सर गर्म है, इतनी सारी बात आपने याद रखनी है यार। और जब आप इसको मटीरिया मेडिका में पढ़ेंगे, आप खोल के हेरिंग को पढ़ना शुरू कर दें, आप क्लार्क को पढ़ना शुरू कर दें, आप किसी को पढ़े 700 सिम्टम लिखी हुई है, तो दिस इज द क्लिनिकल एक्सपीरियंस कि हमने इसको खींच के यहां लाया। अगर आप इतना ही समझ लेते हैं कि ये दरवाजा मैं खोलूंगा तो ये मुझे जन्नत में ले जाएगा, और ये दोजख में ले जाएगा, ये मुझे फलां जगह ले जाएगा, हम तो आपको यार इतना समझा रहे हैं, आप इतना भी नहीं समझ रहे। होम्योपैथी मल्टी डायमेंशन, आप ये 40-50 दवाइयों की मैं कहता हूं 2-2 फीचर जो है ना, 3-3 फीचर, ये याद रखें। आप यूं क्लिक करेंगे, यूं क्लिक करेंगे, यूं, फिर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाएंगे तो ये क्लॉट को भी ठीक करेगी, ये एनोरिज्म को भी ठीक करेगी, ये बेशुमार मिसाल ठीक है। और ये पढ़े, फिर कॉजेटिव फैक्टर हमने एड्रेस करने हैं, जैसे मैंने आपको बच्ची का किस्सा सुनाया,
कॉजेटिव फैक्टर को कभी ना इग्नोर करें। आपके पास मरीज आया, आपके पास एलोपैथिक स्टाइल से आया, आप उसको एंटीडोट करें। हकीम से आया, आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से आया, कहाँ से आया, क्या खा के आया, उसको पहले फोकियत हमने देनी है। और पहली अलामत यहां से जनरेट होती है, पहला स्टार्ट जो होता है उसको कभी इग्नोर ना करें। होता यह है कि पहला वो इग्नोर होता है गलत ट्रीटमेंट, वो उधर ही पड़ा, प्लस हो गया, उस जैसे किताब नहीं बनती, ये फिर बीमारियों के परत लगते जाते हैं। यूं फाइल इतनी मोटी, आपको पास नहीं, 28 लोग आते हैं फाइलें। कोशिश करेंगे स्ट्राइक कहां से शुरू हुई, इब्तदा कहां से हुई। आप इब्तदा पे पहुंचने के तरीके और भी हैं। अगर हिस्टेरिकली आप पहुंच जाते हैं तो बड़े आसान काम है, लेकिन तरीके और भी हैं। आप फौरन लक्सवामिका दें, एलो दें, वॉश करें, सल्फर दें, पिक्चर क्लियर हो जाती है। हम उस तरह भी खेलना जानते हैं, हम उस तरह भी खेल सकते हैं। लेकिन जब एक दवाई, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, बर्स की बच्ची थी, कोई 12-13 साल की, तो उसको बर्स थी, सारी बॉडी ऑलमोस्ट 90% बॉडी उसकी वाइट थी। उसने कहा ये बचपन में इसको इतना निमोनिया हुआ, इतनी मेडिसिन इसने खाई, इतनी मेडिसिन खाई, आप यकीन, मैंने 6 महीने लक्स 30 पे इसको रखा, सारी साफ होगी। दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर, दिस इज द कॉजेटिव फैक्टर। लोग कहते हैं डॉक्टर अली हिस्ट्री नहीं लेता और बड़ा शॉर्ट करता है। और भाई ये जो हम स्टोक पे आए हैं, ये जो हम स्टोक पे डील करते हैं, या मैं 6 घंटे की हिस्ट्री लूंगा उससे, मैंने तो रेस्क्यू करना है उसको, और विद द एक्सपीरियंस रेस्क्यू करना है मैंने उसको, और वो एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे हैं, और बला मुआवजा कर रहे हैं। हम बेच नहीं रहे, हम सेल नहीं कर रहे आपको। हम 40-50 लाख का बंदे का एक्सपीरियंस आपको बेच रहे हैं। यार हमने खुदा के आगे जान देनी, हमें पता है। और जो होम्योपैथी पे बातें करते हैं, इनको कख नहीं आता। साइंस कहती है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इंशाल्लाह हम इस रिवोल्यूशन से चलेंगे, चल रहे हैं। हम अपने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि व्हाट इज द स्टोक और कैसे स्टोक से तूने डील करना है। हम ये सिखा रहे हैं आपको। मिग्रेन हो गया, आगे चल। इंसोमिया, हाँ देखो ना, मैंने कहा कोकुलस, एक ही दवाई लिखी है उसने। नींद न आने की वजह से, पूरी ना होने की वजह से सर दर्द होना, दैट इज द कोकुलस। वॉमिटिंग, आगे चलते हैं। स्ट्रोक किया, सर दर्द की, मैं असल में हेड की आज सारी, मैं कहता हूँ सर का हम निकल के, फिर हम, क्योंकि मैंने ये सीरीज करनी है, फिर मेरा सप्रेशन का टॉपिक है, मैंने और पिंक जाना है, तो हम चाह रहे हैं कि ये 5-7-8 लेक्चर जो है ना इमरजेंसी के करके फिर हम किसी और टॉपिक पे, क्योंकि मेरा अगला जो टॉपिक है वो है सप्रेशन का, जो ये सीरीज खत्म करके हम सप्रेशन पे आएंगे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया, ये हमारी एक नर्व है जो फेस पे आ रही है, और इसका नाम ही ट्राइजेमिनल है, और इसी के नाम से ही ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है कि इस नर्व्स का पेन, और ये नर्व्स का जो पेन होता है ये ऐसे होता है जैसे बिजली के करंट लगता है। और इसके लिए दूसरे तरीका इलाज में वो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं जो मिर्गी के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो एपिलेप्सी में इस्तेमाल होती हैं, जो कन्वर्जन में यूज होती हैं, टेग्रॉल होगी या इस तरह किस्म की दवाइयां इस्तेमाल होती हैं। इसमें होता यह है कि आपकी नर्व जो है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, इसके ऊपर एक, जैसे ये बिजली की तार है, इसके ऊपर कवरिंग होती है, और ये कवरिंग जो है
ये कहीं ना कहीं से एक्सपोज हो जाती है, और वो जहाँ जैसे टच होती है तो यूं करंट लगता है, यूं करंट। दिस इज द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जी। मेरा फर्स्ट पेशेंट जब मैं थर्ड ईयर में था, या थर्ड ईयर में गया था, या नहीं सेकेंड ईयर में था, मेरी अपनी वालदा को ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया था, और हम वहाँ जाके उनको पेन का इंजेक्शन लगवाते थे, 5-7 मिनट फर्क पड़ता था, फिर स्टार्ट हो जाता। अब मैंने जनाब मटीरियल मेडिका खोल के बैठ गया, काशी राम का, तो पढ़ते पढ़ते बिजली के करंट, ज़ाहिर मुझे इतनी समझ नहीं थी, पैथोलॉजी मैं नहीं जानता था, व्हाट इज ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है क्या, डॉक्टर कहता था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अब हमारी जो किताबें हैं उनमें अब तो जो नई आ रही हैं उसमें ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है, लेकिन वो काशी उसने लिखा कि बिजली की तरह झटके जब मैं आया ना थेलियम पे, आप यकीन मैंने, मैं बोर्ड बाजार गया, मैंने थेलियम 30 लाया, मैंने अम्मा जी को एक 30 की डोज दी, अम्मा को दर्द नहीं हुआ, और 10 साल बाद दोबारा दर्द हुआ। दिस इज द मेडिसन ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। और इसकी दवाई और है मैगफास्ट, बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छा काम करती है। इसके लिए वर्बेस्कम बहुत अच्छा काम करती है, और वर्बेस्कम आप पढ़े ना, उसमें इसका जिक्र भी है। फिफ्थ नर्व है ये, शायद फिफ्थ नर्व जो आपकी जो क्रेनियल नर्व है ना, 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, 12। फेशियल है, जो आपकी जो है ऑप्टिक नर्व्स है, और अल्फेक्ट्री है, ये जो आपकी कान वाली है, तो ये 12 जो नर्व्स हैं, ये उनमें से एक नर्व है, और इसकी जो दवाई है, और ये जहन में रखें, मैंने सैकड़ों मरीज ठीक किए, सैकड़ों मरीज हमने ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के ठीक किए, सैकड़ों। और ट्रेग्रोल खा रहे थे 10-10 साल से, 15-15 साल से। हम मैगफास्ट हाइपेरिकम की एक डोज दी, थेलियम दे दी, ठीक हो गया। बहुत कोई केस पड़ा तो हमने वर्बेस्कम दे दी, और रिपीटेड डोज दी, जब अटैक होता देते देते ये लेट ठीक होगी, दर्द से फ्री होगी। लेकिन जहाँ कहीं आप फंसते हैं, ये जहन में रखें कि ये एक्सपोज क्यों हुई नर्व, इसका मतलब है कोई मियाज़मेटिक काम ऐसा है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, उसमें अपने दोस्तों को भी पढ़ाया, मैंने कहा ये जो जर्सीम में ना, ये इतनी बड़ी दवाई है, वो उसमें उसने लिखा कि ये जो सिगार बनाने वाले होते हैं ना, सिगार मेकर, इनको नर्व अफेक्शन हो जाता है। एक होता है इन्फेक्शन, अफेक्शन, नर्व की बीमारियां, नर्व की बीमारियां इनको लाक हो जाती हैं, जर्सीम के अंदर लिखा है। और जो उसकी बोरो की आखिरी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, जो उसका समरी है, समरी के अंदर लिखा। तो हम क्या करते हैं फिर, एक कार्सिनोसन की डोज दे के एक ट्यूबर की डोज दे देते हैं, तो जो केस फंसे फंसे होते हैं ना, या बीच में एक सल्फर की डोज लगाए, क्लियर हो जाता है। तो ट्राइजेमिनल ये 4 दवाइयों में अंदर हैं आप, आपको कभी नाकामी नहीं होगी, मायूसी नहीं होगी। ठीक है सर। अच्छा, ये जो है यूजुअली जो डिलीरियम है, डिलीरियम आपको बहुत सारी चीज़ों, बुखार में भी आपको डिलीरियम मिलता है, जैसे डिप्टेशिया के अंदर डिलीरियम पाया जाता है, और उसके अंदर बेलाडोना के अंदर डिलीरियम पाया जाता है, नहीं ब्रेउनिया के, जर्सीम के अंदर डिलीरियम, बैप्टिशिया के अंदर डिलीरियम पाया जाता है, हेलीबोरस के अंदर बहुत ज़्यादा डिलीरियम पाया जाता है। और मतलब सेमी कॉन्शियस किस्म की स्टेट होती है, और फीवर्स के अंदर पाया जाता है। ये डिलीरियम से जो हमें निकालती हैं, या इस कंडीशन से जो हमें निकालती हैं, आपको ये जलसीम फ़ौरन निकाल देगी। आपको
कभी कम ही मायूसी होती है, ब्राउनियाँ निकाल देती है, ब्राउनियाँ उठ के बिठा देती है, सल्फर 30 की डोज में उठा के बिठा देगी। तो जो डिलीरियम है, डिलीरियम में होता है कि जो माइंड होता है वो, आप सवाल कुछ करेंगे जवाब कुछ आएगा, सवाल कुछ करेंगे जवाब कुछ आएगा, और वो अपनी स्टेट ऑफ माइंड में, उस सिचुएशन में बंदा नहीं होता, कहीं उधर घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ में होता है। तो वो उस सिचुएशन में नहीं होता जिस सिचुएशन में। तो इसकी मैं एक मिसाल में, किसी औरत को बुखार हो गया, जो तो लतीफ़ा ही मैं एक सुना देता हूँ। तो वो उसका खामन पास बैठा हुआ था, तो वो अपने पहले खामन को याद कर रही थी। उसने कहा आए मेरा पहला खसमा, पंजाबी का खसम मतलब खामन। दिस इज द डिलीरियम स्टेट के वो खामन बैठा है और ऐसी शुरुआत हाल में वो औरत जो है ना पिछले खामन को याद नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि मैं बुरा हूँ। तो आगे से कहती है भरावा तुम ये चंगा है। तो फिर उसको गुस्सा चढ़ता है, तो वो कहती है मैं तुम्हारा खामन हूँ, तुझे मुझे भाई बना दिया। तो कहती है बच्चा तापै दियां बेहोशियां, कि बुखार की बेहोशी है, तापै दी। तो कौन से उस सिचुएशन में ना रहना, दिस इज द डिलीरियम। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अच्छी तरह आप याद हो जाएगा व्हाट इज द डिलीरियम। व्हाट इज द डिलीरियम? तो तापे की बेहोशियों से निकालती है जलसीमियम, डिलीरियम से बैप्टिशिया, नक्स मॉस्कोटा। स्पेशली वो पेशेंट जो सिरोटिक ऑफ लिवर के होते हैं, वो डिलीरियम में चले जाते हैं, उनको नक्स मॉस्कोटा निकालते हैं। ओपियम, ओपियम का भी यूं होता है पेशेंट, आंखें यूं, मतलब वो आपको समझ नहीं रहा होता। आपको पता है जो फ्यूंची होती हैं, फ्यूंची देखे हैं कभी आपने? मैंने पूरी एक सर्च है मेरी इस पे, नशे वालों पे, मैंने नशे वालों के साथ बड़ा काम किया। जो स्मर्ट बोर्ड सूंघते हैं, जो पेट्रोल सूंघते हैं, जो साबुन सूंघते हैं, खाते हैं, फिर जो चर्स पीते हैं, जो पंग पीते हैं, जो हीरोइन पीते हैं, जो कोकेन वाले, शराब वाले, आइस वाले, मेरी सारों के साथ बड़ी बड़ी मजे की मैंने इनके साथ सिटिंग, मैंने बड़ा काम किया हुआ इस पे। उस पर मेडिसिन भी है। ये भी उस अपने उसमें नहीं, कॉन्शियस लेवल पे नहीं होते, जैसे शराबी होता है। शराब जब पी लेता है ना, तो फिर वो जो उसके अंदर, जो भी उसके अंदर होता है ना, वही बोली जा रहा होता है। और एक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका भी है कि अगर किसी कोई बात आपके ना बोलो ना, उसको शराब पिला दो। तो शराबी सच भी बोलता है, ये भी मैं आपको, ये अल्कोहल की खासियत है, ये सच उगलवाता है। ये अल्कोहल की सिर्फ प्रॉपर्टी ये नहीं है कि एज ए व्हीकल इस बड़ा स्ट्रॉन्ग व्हीकल है, 100 साल दवाई को महफूज रखता है, लेकिन इसकी क्वालिटी कुछ और भी है, ये इनर साइड को एक्सप्रेस कराता है। शराब, अल्कोहल की खैर बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, बियर है, वोडका है, ड्राइजन है, ब्रांडी है, जिन है, वो आपकी वाइन है, काफ़ी सारी इसकी वैरायटी है। और ये चूँकि हमारे यहाँ इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री में इसकी मटीरियल के अंदर बड़ी अहमियत है। हर गोरा शराब पी रहा होता है, कोई वाइन पी रहा है, कोई ड्राइजन पी रहा है, कोई वोडका पी रहा है, कोई विस्की पी रहा है, कुछ मतलब शराब, कोई डे शराब है, कोई सीजनल शराब है, कोई पार्टी शराब है, कोई किस किस्म की। फिर उसके लिए उनको उनके इलाज करने पड़ते हैं। आप मटीरियल में कम पड़े ना, वो बियर से उसको ये तकलीफ हो जाती है, वे उससे फलां विस्की पीने से ये हो जाता है। तो ये चूंकि हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आप कहीं बाहर भी तो जा सकते हैं, आप किसी गोरे का भी तो इलाज कर सकते हैं ना। आपके पास शराबी भी तो आएगा, आपके पास चरसी भी तो आएगा, आपके पास भंग पीने वाला भी आएगा,
आपके पास ड्रग्स यूजर बेशुमार किस्म के आएंगे, तो आपको सारे नशों पे तो डिलीरियम, वो उस स्टेट में नहीं रहता, वो उस स्टेट में नहीं रहता जिस स्टेट में खुदा ने इंसान को भेजा है। दिमाग, नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, नशा इक़्तिदार का भी होता है, वो भी अपने माइंड में नहीं रहता। नशा दौलत का भी होता है, नशा हुस्न का भी होता है, नशा ताकत का भी होता है। तो आपने इस सारे नशों को भी कंट्रोल करना है भाई, तब डिलीरियम है ना। एक अपनी असल हालत में इंसान नहीं है, बेहोशी में है ना कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मेरे पास बड़ी दौलत है, मेरे पास बड़ा हुस्न है, मेरे पास बड़ा इल्म है। इसलिए सुकरात का बड़ा खूबसूरत जुमला है, उसका इतना कुछ जानने के बावजूद मैं कुछ भी नहीं जानता है। नहीं, वो मेरा टॉपिक अभी नहीं है ना। शराबी आपके पास आएगा, फौरन उसको नक्स फमीका दें, बेहतर हो जाएगा। चर्सी आएगा, उसको लेमन मुंह में निचोड़ें, वो सीधा हो जाएगा। और लल्ट करने के ये ताकत का नशा जो है प्लाटिनम तोड़ देती है, हुस्न का नशा प्लाटिनम तोड़ देती है, इक़्तिदार का नशा प्लाटिनम तोड़ देती है। देना बिल्कुल यूं सीधा हो जाएगा। दौलत, ताकत, हुस्न का नशा प्लाटिनम तोड़ देती है। सियासत ना चले जी, ठीक है। इधर इधर मुझे ले जाते हैं ना, फिर टॉपिक लंबा हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं आप डी ट्रैक हो जाते हैं। क्यों लाइव जा रहा है आपका? हाँ, आगे चले। लेकिन क्या करें, थोड़ी सी लेक्चर में जान भी डालनी पड़ती है। बिल्कुल स्टॉक जो है ना, फिर काम खराब हो जाता है। क्यों जी? थोड़ी सी जनाब रिफ्रेशमेंट भी होनी चाहिए। रोज दाल खा खा के भी बंदा तंग पड़ जाता है, कभी गोश्त, कभी कबाब, कभी कुछ शामिल होना चाहिए बीच में। बेल पॉल्सी, वो कहता है आइडियोपैथिक है। व्हाट इज द आइडियोपैथिक, जिसका कोई पता ही ना चले? दिस इज द आइडियोपैथिक। फेशियल पैरालिसिस ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ फेशियल नर्व। वो ट्राइजेमिनल नर्व थी, ये फेशियल नर्व है। समझ आइए, दोनों इधर ही हैं। तो ये बेल पॉल्सी जो लकवा जिसको आप कहते हैं, समझ आ रही है? लकवा, दिस इज द बेल पॉल्सी। लकवा हमने 5-5 मिनट में ठीक किया, लकवा हमने 1-1 दिन में ठीक किया। और लकवे की सबसे बड़ी दवाई कॉस्टिकम है और जर्सीमियम है, ओपियम है। ये 3 दवाइयां अगर आती है ना आपको, तो लकवा ठीक हो जाता है। आप बेल पॉल्सी पे ना जाएं, इतनी घबराएं ना। Abrupt onset paralysis progresses to the full paralysis of the one side of the face, ये एक साइड पे आता है। जो दूसरा बेल पॉल्सी ध्यान में रखें, फेस पे आएगा, फेस टेढ़ा हो जाएगा, इधर से मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होता। तो दिस इज, ये राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। और सडनली आ जाता है कि बंदा रात को सोया, सुबह बेल पॉल्सी। जर्सीमियम बहुत अच्छा निकालती है, कॉस्टिकम बहुत अच्छा निकालती है, ओपियम भी निकाल। हाँ अच्छा, जर्सीम तो कॉस्टिकम हम यूज कर सकते हैं, जर्सीम तो कॉस्टिकम, ओपियम तो कॉस्टिकम भी यूज कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। मतलब जर्सीम और ओपियम नहीं यूज कर सकते, ये ध्यान में रखें। जब ये देनी पड़ेगी तो बीच में सल्फर दे के दे दो। बेल पॉलिसी, ये 3-4 दवाइयों से अगर आपकी बेल पॉलिसी ठीक होती है, उधर वेट सी एंड वेट, उधर स्टेरॉइड देते हैं इसके लिए, वो भी मैं आपको बता दूं वहां इसका क्या इलाज है। डेल्टा कॉर्डर दी जाती है स्टेरॉइड, और आप जब देंगे ना, आपका मरीज यूं मिनटों में ठीक होगा, दिनों में ठीक होगा, दिन में ठीक होगा, घंटों। वो डिपेंड करता है कि आपके पास पहुंचा कब है, कितना पुराना है। अगर जल्दी आ गया तो जल्दी हो जाए। राइट,
रुके, सल्फर याद रखें, सल्फर 30 देनी, आई नहीं देनी, काम खराब कर देगी। ये याद रखें। यहाँ जहाँ ये मैं बता रहा हूँ, सर दर्द में मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, या मैं स्ट्रोक में बता रहा हूँ, सल्फर आई नहीं देनी। हम सल्फर आई यूज करते हैं, मैं सीएम तक करता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं देनी। आप 30 में क्लियर हो जाएगा, 30 में आई नहीं देनी। आई देनी तो एकदम काम खराब हो जाएगा। उसने जनाब वहाँ तहस नहस कर देना मसले को। हमेशा मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि ये सर दर्द में, ये बेल पॉलिसी में, ये पैरालिसिस में 30 की एक डोज दे दे, एक डोज केस क्लियर कर देगा। आई देंगे तो क्योंकि ज़्यादा अब्रप्ट कर देगा, नीचे से कोई और दबी चीज़ों को। हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक काम इससे लेना है, स्पेसिफिक काम ये लेना है कि दवाई काम नहीं कर रही, मतलब इस पे काम नहीं कर रही। सल्फर बहुत सारे काम करती है, आप सारे पूरे जिस्म की अलामात उठा के रख देगा अगर हम इसको 1 में देंगे या CA में देंगे। दब्बे म्याज़म सारे उठा के बाहर फेंकेगा, बंदे को ले भी जा सकता है। लिहाजा छोटा सा हल्का सा झटका देना 30 का, समझिए, तड़का लगाना है, थोड़ा सा काम चल पड़ेगा। ज़्यादा देंगे ना तो कोई ट्यूबरकुलोसिस छुपी हुई है, कोई साइकोसिस छुपा हुआ है, कोई और छुपा हुआ है, बॉडी ऑलरेडी क्राइसिस, आपने एक कट्टा और खोल दिया बीच में। समझ आई आपको? सल्फर 30 का एक टच देंगे, केस क्लियर, बाकी आप उसी पे रहें। और आप ये देखें कि ये इसमें कितनी ये जा रही हैं, कास्टिकम, बेल, जलसीमियम, ओपियम, कितना चल रहा है। आगे चलेंगे, ये देखा है इसकी पिक्चर, एक तरफ से ना बिल्कुल नहीं काम नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, कई दफ़ा हमने ये अटैक होते हुए देखा है, मैंने बिल्कुल होते हुए देखा और हमने उसको उधर ही रोका है। आगे चलते हैं। ये भी बड़ा टॉपिक है जी, बहुत बड़ा टॉपिक है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी। ये एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी है। मेनिंजाइटिस से लोग मर जाते हैं, अक्सर आपने सुना है बच्चे गर्दन तोड़ बगैर मर गए, मेनिंजाइटिस। ऐसा होता है ना, मार देते हैं बच्चे को, क्योंकि ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मेनिंजाइटिस एंड इनकेफ्लाइटिस, ब्रेन के जो गुदे की इन्फ्लेमेशन, दैट इज द इनकेफ्लाइटिस, एंड उसकी मेनिंजेस के ऊपर जो, दैट इज द meningitis. The meningitis of the inflammation of the membrane of the brain, membrane जो ऊपर पड़ी होती है ना, अब मगज पकाते हैं ना ऊपर से, यूं उसको उठाते हैं, this is the membrane, ब्रेन उसके अंदर होता है। आई समझ? मेनिंजीज यूं काली काली हल्की हल्की सी। Encephalitis is the inflammation of the brain itself. वो ग्रे और वाइट मैटर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उस सफेद गूदे के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, तो दैट इज एनकेफेलाइटिस, दैट इज मोर डेंजरस। प्रेजेंटेशन क्या होगी? फीवर इसके साथ होगा, मेनिंजाइटिस के साथ हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, डिलीरियम होगा, कन्वल्जन होगा, रैश होगा, नेक एंड बैक स्टिफन हो सके, रिजिड हो जाएगी यूं। इसको इसीलिए कहते हैं ये गर्दन तोड़ बुखार। तो दिस इज द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के जो कॉजेज हैं, वो कहते हैं फौरन इसका कल्चर करना पड़ता है, लंबर पंक्चर कराया जाता है डायग्नोसिस पर्पस के लिए। और मैं आपको बताऊं, हमने बड़ी इमरजेंसी मैंने हॉस्पिटल में जाके डील की है मेनिंजाइटिस की, हॉस्पिटल में। यहाँ एक बच्चा था, कोई 1 महीने से मेनिंजाइटिस का पेशेंट था, नी क्योर हो रहा था। और मेरा जो लड़का यहाँ काम करता है, उसका कोई जानने वाला था, अपना क्या नाम, जावेद का, सेंट्रल अस्पताल में एडमिट था, और उसको हमने बेल और एलिबोरस से ठीक हुआ था, और बिल्कुल बच्चा अभी भी ठीक है।
यहाँ आपका एक वहाँ बच्चा आया था वहाँ से मानसेरे से, कितने महीने में एडमिट रहा वो? 2-3 महीने यहाँ एडमिट था अस्पताल में, बिल्कुल नो मूवमेंट। हेली बोलो, अब भी मैं गया हूँ जब मानसेरा, तो बच्चा उन्होंने मिलाया, चलता फिरता दौड़ रहा है। तो मेनिंजाइटिस में जो है ये बेलाडोना और एलिबोरस का बड़ा रोल है, लेकिन ये ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी होता है, ये मीजल की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो जाता है, वो ये उसको मलेरिया की वजह से भी हो जाता है सप्रेस होके। नहीं, वो दैट इज अनदर थिंग, दैट इज हाइड्रोसेफेलस से, वो तो सर में पानी पड़ना वो और चीज है। ये इमरजेंसी है ना जी, हम इमरजेंसी डील कर रहे हैं। डायग्नोस एस्टेब्लिश बाय द ऑब्टेनिंग एंड टेस्टिंग CSF cerebrospinal fluid, इसलिए वो लंबर पंक्चर करके उसका टेस्ट करते हैं। फॉर कल्चर नो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक है ये, कोई रिप्लेसिंग ट्रेडिशनली कल्चर। कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या हो सकते हैं इसके अंदर? बैक्टीरियल, स्टेप्टोकोकस, स्टेप्टोकोकस हम बहुत यूज़ करते हैं गले में, जोड़ों के दर्दों में, आपकी दिल के अंदर जो आपकी रूमेटिक हार्ट डिजीजेज होती हैं, न्यूमोनिया हो सकता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया। नाइजेरिया, नाइजेरिया क्या होता है? गनोरिया, गनोरिया, माँ को अगर गनोरिया है तो बच्चे को मेनिंजाइटिस हो सकता है, दोनों का इससे। लिस्टल मेनोसाइटोजेंस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से हो सकता है, और वायरल भी चीज़ें हो सकती हैं, इंट्रा वायरसेस हो सकती हैं, पोलियो, पोलियो की वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोक्सेक वायरस है इससे हो सकता है, इको वायरस से, हर्पिस सिम्प्लेक्स इसकी वजह से होता है। हर्पिस जब दब जाए ना, हर्पिस जहाँ कहीं हो, करीब हो, क्योंकि हर्पिस की पहचान मैं आपको बता दूं, हर्पिस की पहचान यह है कि ये सिंगल नर्व अटैक करता है। हर्पिस कभी पूरे जिस्म पे दाने नहीं होंगे, यूं लाइन में होंगे, एक लाइन पकड़ेगा। जब एक लाइन पे दाने होंगे और इसमें के अंदर पेन होगा तो ये समझे हर्पिस है, इसकी खास पहचान है, ये एक नर्व को पकड़ता है। तो ये फेशियल नर्व्स को पकड़ सकता है, ट्राइजेमी नर्व को पकड़ के ब्रेन में जा सकता है। हर्पिस ये साइटोमेगाली वायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, ह्यूमन हर्पिस वायरस है, फंगल है, कि ये सारे डायग्नोसिस होके जब आप कल्चर कराएंगे उसके अंदर आ जाएंगे। क्योंकि कल्चर, मैं आपको बताऊं कि जब आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही ना, कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं रहा, तो कल्चर ज़रूर करा लें, ब्लड कल्चर कराएं और यूरिन कल्चर कराएं। ये इन्फेक्शन ऐसे हैं तो पाई फेर देते हैं, किडनी उड़ा के दे जाते हैं, दिमाग उड़ा के ले जाते हैं, मेंजिस को उड़ा के ले जाता है, और ये इन्फेक्शन बंदे मार जाते हैं, और ये सप्रेस होते हैं। मेरी बात याद रखें, अगर अगर आप इसका इलाज गलत करते हैं, आप इनको दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं गलत इलाज से, तो ये बंदे को मार देते हैं, बिल्कुल मार देते हैं। ये जो आपका स्टोप्लोमा, ये जो आपकी फंगल है, बहुत कॉमन फंगल जो है ना वो कैनाडीडा है, और कैनाडीडा पोटेंसी भी में हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट चलें। और मेनिंजाइटिस को जो इसकी मेडिसिन जो है, ट्रीटमेंट, देखिए ट्यूबर है, बेलाडोना है, जलसीम है, हेलीबोरस है, बेल, अगर देखें जो बैक्टीरिया डायग्नोज होता है, ये याद रखें, मेनिंजाइटिस के अंदर एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना करती है, जलसीम करती है, हेलीबोरस करती है। जो जो बैक्टीरिया पर आता है, जो बैक्टीरिया आता है, मॉर्बिलिनम मीजल के लिए आ जाएगी, उसकी एक डोज दे दें, मार्बिलिनम का आपके केस ठीक होता है, और जिंदगी भर के लिए बच्चे पास हो जाते हैं ये मीजल कॉलेज।
एक डोज मार्बिलिनम की, एक ट्यूब। अच्छा, इन जितने इन्फेक्शन में ये याद रखें, जितने भी इन्फेक्शन जिनके नाम हमने गिना, अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर नसोल्ड नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम शुरू में लगा दें। ये मैक्सिमम जो बैक्टीरियाज को ना ये ग्रिप कर लेता है। ट्यूबरकुलोनियम दें, बेसिलियम दे दें। अगर आपको प्रॉपर नसोल्ड मिल जाता है तो उसको ऐड कर दें, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस दे दिया, मार्बिलिनम दे दी, या हर्पीस जोस्टर पोटेंटाई वो दे दी, हर्पीस सिम्प्लेक्स है वो दे दी, इन्फ्लुएंजा है वो दे दी। अगर ये नहीं है तो ट्यूबरकुलोनियम मत भूलें। ट्यूबरकुलोनियम दे के झटके लगते हैं, बेलाडोना दें, एलिबोरस दें, फौरन झटके रोक देगी बेलाडोना, स्टामोनियम रोक देगी, एगेरिकस रोक देगी। ये जो झटकों वाली दवाई है ना आपकी, और याद रखें कि ये फौरन आप 10-15 मिनट में देंगे, फौरन झटके रोक लेंगे, बुखार सेटल हो जाएगा, मेनिंजाइटिस से बंदा निकल जाएगा। ये 4-5 ही दवाइयाँ। सही है जी। ये बेल जो है ना, बेल फौरन इन्फ्लेमेशन को ठीक, ये इन्फ्लेमेटरी दवाई है बेलाडोना। हमारे पास जो झटकों के मरीज आते हैं ना, हमारी पहली कोशिश होती है इनको बेलाडोना दी जाए। बेलाडोना फौरन झटका रोक देती है। हिस्टामोनियम है, गेरिकस है, बहुत सारी और भी दवाइयाँ हैं। वो हमारा एक टॉपिक आ रहा है एपिलेप्सी के, उसमें उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मेनिंजाइटिस, हेलिबोरस को ना भूलें, बेलाडोना को ना भूलें, जलसीमियम को ना भूलें। मैंने कहा ना, जलसीम उस स्टेट से निकाल देती है, पावर जनरेट करा देती है। और ये जलसीम देखो कहाँ कहाँ, मेनिंजाइटिस में भी लगती है, पैरालिसिस में भी लगती है, हेडेक में भी लगती है। बहुत बड़ी दवाई है। एपस जो है ना वो पानी को कम करेगी, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उसकी, पानी को कम करेगी। एपस भी जहाँ मेनिंजाइटिस में एपस करती है, पानी को कम करती है, एपस करती है। आगे चलते हैं। इमरजेंसी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। ब्रेन एप्सिस, ब्रेन एप्सिस जो है इसकी वजह से भी मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्योंकि ये एप्सिस होगा ना तो ये जो है ना वो स्पेस बनाता जाएगा। एप्सिस में पायरोजीनम को ध्यान में रखें, पायरोजीनम खत्म कर देती है एप्सिस को। बहुत अच्छी दवाई है एप्सिस की, चाहे वो दांत के अंदर बन जाए, कहीं बन जाए एप्सिस, पायरोजीनम। लेक्सिस एप्सिस को बड़ा अच्छा खत्म कर देती है। हैपर सल्फ है, एपस है, आपकी एंथ्रेक्सिनम है, ट्यूबर है, सल्फर है, कार्सिनोसन है, टेरेंटोल, ये सारी एप्सिस की दवाइयाँ। एप्सिस सेटल हो जाता है, याद रहेंगी। इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? फीवर है, कंफ्यूजन है, वोमिटिंग है, फोकल मोटर एंड सेंसरी डेफिसिट है, मिमिस्क या स्टोक लाइक है, स्टोक लाइक है ये भी। ठीक है जी। लेक्चर को आप बार बार जब सुनेंगे ना, क्योंकि ये टॉपिक हमने, सीरीज हमारी बड़ी लंबी है, हमने आगे जाना है, आगे कार्डियक इमरजेंसी आएगी, अब थ्रोट इमरजेंसी आएगी, मतलब बहुत सारी इमरजेंसी आगे आगे। हम फेशियल सारी इमरजेंसी अभी हमने करनी है, आइज़ की इमरजेंसी करनी है, कानों की करनी है, थ्रोट की करनी है, फिर हमने चेस्ट पे आना है, फिर सारी इमरजेंसी हमने करनी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये एक आपको टच देते जाएं, आपको समझाते जाएं कि यार घबराना नहीं है, इमरजेंसी होम्योपैथी डील करती है, इमरजेंसी होम्योपैथी डील करती है और सबसे अच्छा डील करती है। निकलते आगे चले।
आगे चलें जी, आगे चलें। ये एब्सेस बना हुआ नजर आया, स्कैन की रिपोर्ट आएगी, आपने स्कैन जरूर करना है। ये देखें जी, हेल्थ की डिजीजेस आएंगी ना, ये जहन में रखें। हेल्थ की डिजीजेस में दो रिक्विजिट चीजें आपने लाजमी करनी है, सीटी स्कैन, ब्रेन एमआरआई स्कैन, कल्चर। कल्चर हम इसलिए करेंगे कि सोर्स ऑफ कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस, क्या कल्चर। और हम उसकी स्कैन इसलिए कराएंगे, हम अंदर की पैथोलॉजी देखेंगे क्या है, स्कीमिया है, क्लॉट है, हेमरेज है, एप्सिस है। अब ये जो कंडीशंस हैं, इसके साथ कुछ दवाइयां कंपैरेटिवली और भी हैं, मसलन एमएस आएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पैचेस आएंगे, वो भी स्पीच उसकी नहीं सही होगी, वो ट्रैगर करेगा और उसकी बड़ी स्टैमरिंग करेगा, उसको एक साइड पैरालाइज करेगी, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं होती। ग्रेजुअली 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 वो कहेगा मेरी आंख थोड़ी हुई है। हाँ, ये डायग्नोसिस जरूरी है, आपने फौरन सीटी स्कैन रिक्वायर करना, आप इमरजेंसी डील करें, साथ ये दो टेस्ट लाजमी है, ये दो टेस्ट। उसकी वजह यह है कि आप प्रॉपरली उस पर पहुंचेंगे कि ये एमएस है, ये स्ट्रोक है, ये हेमरेज है, ये क्लॉट है, ये एनोरिज्म है, ये क्या है। और फिर हम जब उसके कल्चर पे जाएंगे, ब्लड कल्चर पे जाएंगे, यूरिन कल्चर पे जाएंगे, तो हमें यह पता चलेगा कि ये ब्रेन के अंदर जो प्रॉब्लम आया कि कहीं किसी इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं आया, किसी। और उससे ये होगा, एक तो फायदा होगा कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में चले जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो कंपेटेंसी है वो भी साबित हो कि डॉक्टर ने फौरन क्या किया, मरीज को ट्रीटमेंट दिया, मरीज बेहतर हुआ, और साथ ये दो टेस्ट लिख के दे दिए। आई समझ? हाँ, ताकि आपकी साइंटिफिक अप्रोच का भी पता चल जाए कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं या नहीं जानते। आपने पेशेंट कॉमे से निकाल दिया, आपने पेशेंट जो है उससे निकाल दिया, लेकिन आपने प्रॉपर डायग्नोसिस भी की। और ऐसे पेशेंट को आप जब इमरजेंसी में जानते हैं, पता क्या करते हैं, ब्लड शुगर फौरन करते हैं। ये डायबिटिक पेशेंट के साथ भी कुछ इस किस्म के हादसा होते हैं, समझ आइए आपको। स्कैन भी करते हैं और ब्लड कंपोजिशन भी आप करवा लें, 3-4 टेस्ट लाजमी रिक्वायर करें, दो तो बड़े ज़रूरी हैं, कल्चर, सीटी, शुगर का टेस्ट, और जितनी भी इमरजेंसी होती है शुगर का टेस्ट उसके साथ लाजमी होता है, ये मैं आपको बता दूं। अब आप जाते होंगे ना पेशेंट के, शुगर का टेस्ट, ब्लड सीपी, ब्लड सीपी में आपको फौरी इन्फेक्शन का भी पता चल जाता है। जब आपका टीएलसी रेज होगा, आपका ईएसआर रे होगा, तो ये समझ लें कि इन्फेक्शन है। फिर कल्चर करवाएंगे तो हम प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। यू पिक्चर देंगे टीएलसी 12, 15, 16, 18, 20 हजार है, तो समझ लें कि इन्फेक्शन तो है। मरीज पूछेगा क्या है मेरे मरीज को, आप कहेंगे इन्फेक्शन है इसको। अब कल्चर कराएंगे, पता चलेगा कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है। हम सीटी स्कैन करेंगे, पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये डायग्नोसिस फौरन आपने रिक्वायर करनी है भाई। आगे जी समझ, चलते हैं। स्कैन कराएंगे ना ब्रेन का, तो आपको पता चल जाएगा हेमरेज हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, एमएस है, क्या है, सिस्ट है, कुछ है। मरीज भी खुश होगा कि इसने आजकल मरीज टेस्ट कराओ ना जी, टेस्ट कराओ। मरीज भी कहते पता चले मुझे है क्या, मुझे है क्या। आपने इमरजेंसी चाहे बेलाडोना बेलीबोरस कुछ दी, आपने उसको डील कर लिया, आपने उस स्टेट से निकाल दिया, 60 टेस्ट रिक्वायर कर दे। ठीक है ना जी रुस्तम साहब, आगे चलो जी।
इंक्रीज इंट्राक्रीजियल प्रेशर। अच्छा, दिमाग के अंदर प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो हाइड्रोसेफेलस की वजह से हो सकता है। ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रेजेंटेशन क्या होगी, इधर हाथ काम नहीं कर रहा, फिट्स पड़ रहा है, तो इस किस्म की जो इसमें वो कह रहा है कि हेडेक वर्स स्टैंडिंग विजुअलाइज, उसका डिप्लोपिया हो सकता है। और ये चूंकि हम उसकी जो डिफरेंट डायग्नोसिस बना रहे हैं, डिफरेंट डायग्नोसिस बना रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये डायग्नोसिस हम ये बना रहे हैं, इसमें भी वही फीचर्स हैं जो मेनिंजाइटिस में हो सकते हैं, जो उसमें हो सकते हैं। लेकिन ये आपको, ये जो सीटी कराएंगे ना आप, एमआरआई कराएंगे ब्रेन स्पेस, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इधर क्या प्रॉब्लम है। और ये स्टेट जो है, यही स्टेट आएगी हेड इंजरी के साथ। ये सारी जो मैं पीछे गिनवाया हूं, हेड इंजरी के साथ भी ब्रेन की आ जाएगी ना। लेकिन वो तो अक्सर आपको पता ही चल जाता है कि साथ कोई बंदा आएगा, गिरा है, चोट लगी है, एक्सीडेंट हुआ, वो नॉन काज आपको सामने आ जाता है। लेकिन उसके लिए भी आपको सीटी कराना पड़ता है कि किस हद तक डैमेज हुआ है। और हम इंजरी को बहुत अच्छा डील करते हैं। हेड इंजरी जो है ना, होम्योपैथी बहुत अच्छा डील करती है। और हम 20-20 साल, 25-25 साल की हेड इंजरी को हम पहली दवाई आर्निक का। अच्छा, हमने एक यहाँ एक मज़े का, मैंने आपको बताऊं कि ये मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त हमने हेड इंजरी में ग्रुप बनाया हुआ है। ग्रुप इस सेंस में कि कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2-3 हम, जैसे हम रस्टॉक्स देते हैं पहली डोज, जबकि आर्निका देनी चाहिए। हम सेकंड, पहला रस्टॉक्स देते हैं, फिर हम आर्निका देते हैं। रस्टॉक्स ये करती है कि मसल्स के अंदर, नर्व्स के अंदर इंजरी की वजह से ये टिश्यू के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। रस्टॉक्स हमने बहुत कसरत से, ये फॉल हिस्ट्री पे भी काम करती है रस्टॉक्स। मतलब हड्डी आपकी नहीं जुड़ रही ना, यूं गैप है, हालांकि हड्डी जोड़ने की दवाई है, सनफाइटम है, अर्निका है, रूटा है, कल्केरिया फास है, लेकिन अगर ये नहीं जुड़ रही, तो मैंने पहला एक्सपीरियंस किया, मेरे एक दोस्त है ब्रिगेडियर, उस पर कि उसकी यहाँ हड्डी नहीं जुड़ रही थी। 6 महीने हो गए, बड़ा उन्होंने जोर लगाया। अच्छा, मेरे जहन में आया, पर नेचर बड़ी हेल्प करती है जब आप बड़े, आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो ना, कुदरत ऐसे ऐसे काम आपसे करवाती है। अच्छा, मेरे जहन में आया कि मैं क्या यार, जो जो होता है ना, जब कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, तो पेन होता है ना, मसल सिकुड़ता है, तो रस रख देते हैं तो मसल को रिलैक्स करता है। मैंने उसको रस टॉक शुरू करा दी, तो मसल जो हार्ड हुआ था ना इंजरी की वजह से, वो रिलैक्स होना गया, तो हड्डी जुड़नी शुरू हो गई। तो हम इंजरी में हमेशा रस टॉक्स को पहले यूज करते हैं कि ये कहीं मसल्स को रिलैक्स करे। मसल यूं डर के मारे खिंच जाता है, ऐसा होता है ना, स्पैन आ जाता है, तो ये इसको रिलैक्स करेगी। आर्निका इंजरी को कवर करेगी, ब्लड क्लॉट ये वो सारा रिमूव करेगी। हाइपेरिकम साथ नर्व की इंजरी आपके सेंसेस बहाल करेगी। ये पूरी इसके मुताबिक मैंने इसको किया हुआ है। सेंसेस, नर्व सेंसेस साथ साथ एक्टिवेट करेगी। कहीं नर्व इंजरी होगी, नर्व वीक हो गया, साथ हाइपेरिकम उसको रिपेयर करेगी, सेंसेस बहाल कर देगी। तो हेड इंजरी में हम क्या करते हैं कि रोस्टॉक्स दे के आधे घंटे, 15 मिनट बाद जल्दी है, 5 मिनट, 10 मिनट बाद अर्निका, 10-15 मिनट हाइपेरिकम, ये 2-4 साइकिल हम करते हैं ना, बंदा उठ के बैठ जाता है। सेकेंडली, को नेट्रम सेल बड़ी मिलती है, बड़ा जिक्र है इसका, मेरे पास बहुत कम काम करती है, सच्ची बात। कैंट ने बड़ा लिखा हुआ है इसके बारे में, करती है, मैं ये नहीं कहता नहीं करती, लेकिन जितना ये करती है ना, इतना नहीं करती। जैसे मैंने कहा, रस्ट अर्निका, ये बड़ा निकालती है।
और इसके बाद जो मेरे पास चॉइस होती है ना, वो ऑरामेड आर्निका ओपियम की होती है। ऑरामेड आर्निका ओपियम की होती है। पुरानी इंजरी में हम ओरोमेड का भी इस्तेमाल करते हैं। और ये रस्टॉक्स आर्निका 20-20 साल की इंजरी की वजह से, जो पैरालिसिस से ना, ब्रेन हेड इंजरी की वजह से निकाल देती है। एक केस हमारे अभी डॉक्टर, उसने बुखार बुट्टा का कोई था, उसने मेरे होली फैमिली में दाखिल था, तो वो बिल्कुल डेथ पॉइंट पे था, नो रिकवरी। उसके जो पैरामीटर थे वो कुछ कितने होने चाहिए, 16 शायद 16 15 होने चाहिए, तो उसके 3 4 5 थे। तो 3-4 दिन के अंदर अंदर अब तो पेशेंट डिस्चार्ज होकर भी चला गया इसी से, रस्टॉक्स आर्निका पे, रस्टॉक्स आर्निका। नहीं, हमने 200 में रिपीटेड डोजेस, रिपीटेड डोज, सैकड़ों हजारों पेशेंट को इंजरी में निकालते हैं। इंजरी की बड़ी दवाइयाँ हैं। हेड इंजरी में इंजरी फॉल होती है, छत से गिरता है, मिलीफोलियम अच्छा काम करती है। मिली लोटस इंजरी की दवाई है। इंजरी की वजह से फिट्स पड़ते हैं, इंजरी है, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी है, फिट्स पड़ते हैं, साइकोटा, आर्टिमिशिया वल्गैरिस। इंजरी में आपको रिकवरी नहीं मिल रही, ब्रेन हेड इंजरी में, तो आपकी वो है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी बहुत कम शाजर नाजर होता है कि रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम काम न करे, शाजर नाजर होता है। लेकिन अगर आपकी साथ स्कल की भी इंजरी आ गई, बोन की, जैसे सम्फाइटम साथ ऐड करें। ये आइज की जो इंजरी आती है, मैं आपको बताऊं कि ये इंजरी लॉस, विजन लॉस, इंडिया से पेशेंट आया, वो मेरे पास ठीक हुआ ट्रैवल करके, उसकी आई साइट चली गई थी। और कभी ये नहीं फेल होता रस्टॉक्स आर्निका हाइपेरिकम, और अगर आंख विजुअल भी चला जाएगा और आंख की इंजरी आ जाएगी तो सेम्फाइटम। आपके पास कमाल की दवाइयाँ हैं, कमाल की दवाइयाँ हैं, और इतनी आसान दवाइयाँ हैं, हर जगह अवेलेबल मेडिसिन हैं। हाँ, सेम्फाइटम जो है ना, ये आइज की इंजरी की बड़ी दवाई है, आइज की इंजरी की। लेकिन हेड इंजरी में नेट्रमसल का बहुत जिक्र है, लेकिन मेरी जो 30 साल प्रैक्टिस है उसमें रस्टॉक्स आर्निका और हाइपेरिकम। और इंजरी की वजह से फिट्स पड़ते हो तो फिर आपकी सेक्यूटा काम करेगी, फिर आपकी आर्टिमिशिया वल्गैरिस काम करेगी। आपको मैं एक और बात, एक पता नहीं किसको पढ़ रहा था, और उसमें वो कहता है कि अर्निका की क्रोनिक जो है वो स्पाइजेलिया है इंजरी में। ये एक अथॉरिटी को मैं उस वक्त, इस वक्त में ना, एक अथॉरिटी ने लिखा हुआ है स्पाइजेलिया इंजरी की तो बहुत दवाइयाँ हैं। मैं सिर्फ हेड इंजरी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम हेड को एड्रेस करें, हम सिर्फ हेड इंजरी को एड्रेस करें। इंजरी की तो बहुत दवाइयाँ हैं, तो कभी मैं पूरा टॉपिक इंजरी पे करूँगा। मेरी डायरी में नोट है ये, और निका की क्रॉनिक जो है ना स्पाइजेलिया है। ओरममेट जो है वो आप इंजरी में कभी ना बोलें, ओरममेट बड़ा साथ देती है इंजरी को स्टेबल करने में, इंजरी को, ये अर्निका रस्टॉक्स हाइपेरिकम के साथ ये बड़ा रोल है इसका। हम इसमें ओरममेट डेली एक डोज दे देते हैं, और एक्यूट कंडीशन में जब मुझे ना रिकवरी मिले, थोड़ी सी सुस्त हो जाए रस्टॉक्स, हम पहले ओरममेट को लगा देते हैं। फिर
और ये साइकिल हम हर आधे घंटे घंटे बाद रिपीट करते हैं। 1-2 दिन करेंगे, मरीज आपका हेड इंजरी का निकल जाएगा। 2 दिन में बोलेगा, 1 दिन में बोलेगा। और 20-20 साल पुराने जो केसेस हैं आपके इसके, उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसको में हम पैटर्न हमारा चेंज हो जाता है। ऑर्नामेंट देंगे, पहले दिन सीएम की, दूसरे दिन रस्टॉक सीएम देंगे, तीसरे दिन आर्निका सीएम देंगे, फिर आइपेरिकम सीएम देंगे, फिर हम आइपेरिकम 30 पे चले जाएंगे। वहाँ ये पैटर्न चेंज होएगा। यहाँ हम 200 में रिपीटेड डोजेज पे जाते हैं, क्योंकि हमने रेस्क्यू करना। क्रॉनिक में आ जाएगा तो फिर आपको सीएम लगानी। ठीक है जी। नहीं, हम किसको कर रहे हैं, ये तो टॉपिक ऊपर और है कोई। ये ट्रीटमेंट आपने इंजरी में डालना है ना, ये उसमें चला गया है। नहीं, इसमें नहीं डालना है। हाँ, इसमें डालना है, इसमें डालना है। कितनी रह गया है? 2 घंटे हो गए, 2.5, 250, 30। ये हेड इंजरी में डालना है जी, हेड इंजरी में डालना है इसको। हो गया। असल में लेक्चर हमने एक हिस्सा तैयार किया हुआ था, दूसरा मैं साथ साथ बोली जा रहा हूँ दवाइयाँ। क्योंकि ये मेरा अपना सब्जेक्ट है तो मैं इसको साथ साथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऐड करी जाता हूँ, ताकि लोगों को पता चले कि पढ़ा हुआ लेक्चर नहीं दे रहा, अपने पास से दे रहा है, लिखा हुआ लेक्चर नहीं है। ये जो मेडिकेशन का पार्ट होता है, मैं हो गया। ये जो टॉपिक है ना, इसको हम उसी में डील करेंगे। ये टॉपिक अलग बन गया है, लेकिन ये हम उसी स्टॉक में डील करेंगे। ठीक है जी। ये जो एक्यूट एपिड्यूरल, सब एपिड्यूरल सीरिबल पेरिकामा है और हेमरेज है, ये उसी में हम डील करेंगे। नेक्स्ट चलें जी। वो सेटिंग होगी है वो वाली, आगे चलते हैं। एक्यूट है, किसकी? वो है ना मेडिसिन, इसको उसके साथ रिलेट करें ना। तो इमरजेंसी है करें ना, और क्या करें। नेक्स्ट करें जी। और क्या रह गया भाई? इंट्राक्रीनल प्रेशर जो है ना, वो डेवलप होता है जो ट्यूमर वगैरह से या हाइड्रोसफेलस से। तो उसको हाइड्रोसफेलस के लिए ये जहन में रखें कि पानी सर में जो पड़ता है वो पड़ता है टीबी की वजह से या साइकोसिस की वजह से। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन जो दवाई जा रही होती है वो कार्सी ट्यूबर मेडोरिनम जा रही होती है, और उसके लिए एक दवाई है हेड्रा हेलिक्स। हेड्रा हेलिक्स। और जो कोई उसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है किसी ट्यूमर की वजह से, तो फिर वहाँ कल्कीरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन उसके पहले आपने जो मियाज़मेटिक है, कार्सी है, ट्यूबर है, मेडेरिनम है, ये दवाइयाँ ऐड करके, तो फिर कल्कीरिया कार्ब है सबसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। और उसके बाद सलेशिया का भी आता है, उसमें ब्राटा कार्ब भी है, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर कल्कीरिया कार्ब काम करती है। हमने हेड की पैथोलॉजी की, स्ट्रोक किया, फालज किया, ट्राइजेमिनल एलर्जिया किया, इंजरी की, हेड की एक्यूट जितनी भी वो भी उसमें इमरजेंसी आ सकती थी वो आज हमने की। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम इससे आगे जो इमरजेंसी आएगी नेक्स्ट। और कैमोमिल और ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।